नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। रजत जयंती वर्ष उत्सव आयोजन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंवाद तेज कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने सीएम कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों और मांगों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही नियमित फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस अवसर को हमें प्रशासन को जनता के और करीब ले जाने के रूप में इस्तेमाल करना होगा। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जन समस्याओं का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण करना है। इसके लिए हर विभाग को जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करते हुए जन अपेक्षाओं के अनुरूप सक्रिय और संवेदनशील व्यवहार अपनाना होगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल, पारदर्शी और तकनीकी माध्यमों से सुलभ बनाया जाए। सीएम धामी ने कहा कि राज्य की रजत जयंती वर्ष जन भागीदारी और संवाद का अवसर है। इस दौरान जनता से प्राप्त सुझावों और मांगों को नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी खबर, दिल्ली में लाल किले के पास हुई कार ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सीमाओं से लेकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल तक सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद दिखाई दे रही है। दिल्ली की रात लाल किले के पास अचानक हुए एक जोरदार धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक पल में सन्नाटा टूट गया और सुरक्षा एजेंसियों की धड़कनें तेज हो गई। सवाल उठे, आखिर देश की राजधानी में सुरक्षा बल चूक कैसे हुई? और इसी के साथ उत्तराखंड पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई। अब पहाड़ के लोग मैदान तक, हर चेक पोस्ट पर, हर बॉर्डर पर, हर बस स्टैंड पर नजरें चौकन्नी है। देहरादून आईएसबीटी पर यात्रियों की जांच सघन की जा रही है। पुलिस टीम ने बसों की डिग्गियां खुलवाई, यात्रियों के बैग खंगाले और संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी की। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल यूनिट की टीम भी मौके पर तैनात रही। पुलिस चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ हर बस, हर कोने की तलाशी लेते दिखे। यात्रियों से पूछा गया, आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं और आपके पास क्या सामान है? इस दौरान कई जगहों पर यात्रियों में हल्का हड़कंप भी देखने को मिला, लेकिन अधिकांश लोगों ने पुलिस की इस तत्परता की जमकर सराहना की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में एहतियात के तौर पर राज्य भर में विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल और सीमावर्ती जिलों में सभी पुलिस थाने और चौकियां हाई अलर्ट पर है। मुख्य सड़कें, बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात हैं। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी से लेकर मसूरी डायवर्जन तक पुलिस लगातार वाहनों की जाँच कर रही है। यात्रियों के बैग, बसों की डिग्गी और हर संदिग्ध वस्तु की तलाशी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर सजग हैं कि राज्य की सीमाओं से कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु भीतर न आ सके। आशा रोडी चेकपोस्ट पर पुलिस के जवान हर वाहन की जांच में जुटे हैं। किसी वाहन में बैग दिखता है तो तुरंत उसकी तलाशी ली जा रही है। वाहनों की डिग्गियां खोली जा रही हैं और लोगों से सीधी पूछताछ की जा रही है। जांच इतनी बारीकी से की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि छिप न सके। कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति भी बनी रही, लेकिन सुरक्षा के लिए लोग खुद भी सहयोग करते दिखे, बल्कि लोगों को भी जागरूक कर रही है कि सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। देहरादून, हरिद्वार और रुद्रपुर जैसे शहरों में होटलों में ठहरने वाले लोगों के रजिस्टर भी जांचे जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। हर थाने से लगातार कंट्रोल रूम को रिपोर्ट भेजी जा रही है। फिलहाल राज्य भर में चेकिंग अभियान जारी है और पुलिस हर स्तर पर चौकस है। कहीं से भी किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन अलर्ट स्थिति अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। देश की राजधानी में हुई घटना ने ये साफ कर दिया है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। देवभूमि सतर्क है, सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बर्दवाल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों के हित में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। पेंशन में वृद्धि से लेकर शहीद स्थलों के संरक्षण तक 9 अहम घोषणाएं की गई। आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 5,500 और 6,000 से 7,000 की गई है। साथ ही दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई। शहीद स्थलों
सड़कों, अस्पताल और स्कूलों का नामकरण आंदोलन के शहीद के नाम पर किया जाना धामी सरकार का ऐतिहासिक कार्य है, जिसके लिए आंदोलनकारी उनके साथ राज्य के समग्र विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। हेलो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा और एक बड़ा हमारे प्रताप सिंह चौहान जी ने इतिहास ही रच दिया है और इतिहास वो रचते ही आ रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन किसी सरकार का, किसी मुख्यमंत्री का हुआ तो वो पुनरावृत्ति जो है धामी जी की ही जो है शासनकाल में हुई। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार सरकार बनी और राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में कह रहा हूँ कि दो बार सुविधाओं को देने का काम हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में 10% क्षैतिज आरक्षण हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में पहले जो है वृद्धि हुई और उन्हीं के कार्यकाल में ये जो मैंने आपको अभी जो है पढ़कर सुनाया, तो ये जो 9 घोषणाएं हुई हैं ये एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक साथ किसी समय पर हुई हों, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बिरला ही जो है एक काम हुआ है। बद्रीनाथ धाम में होटल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कल होने वाली चारधाम होटल एसोसिएशन की खास बैठक के एजेंडे पर चर्चा की गई, जिसमें साल 2025 के सीजन की समीक्षा के साथ आने वाले 2026 में यात्रा सीजन पर भी चर्चा होगी। जय बद्री विशाल। और आज एक बद्रीश होटल एसोसिएशन की बैठक हुई जो हमारी कल की तैयारी है। कल चारधाम होटल एसोसिएशन की बैठक है, इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रतिनिधि और उनके अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम आएगी और जो हमने जो है 2025 की यात्रा की समीक्षा करनी है और 2026 के लिए हम लोगों की क्या तैयारी है, सरकार को क्या क्या मुद्दों पे जो इस बार कमी रही है उसके बारे में अवगत कराएंगे और 2026 की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं, जिसमें जो है चारों धामों के लोग आएंगे, कम से कम लोग जो है 100 लोग आएंगे और इसके साथ साथ जो है जोशीमठ, चमोली, पीपल कोटी की सारे सब जगह से अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं। जय बद्री। पौड़ी मुख्यालय में पानी, बिजली उपभोक्ताओं और राजनीतिक समेत सामाजिक संगठनों ने जन जागरण अभियान शुरू किया, जिसमें सभी ने रैली निकालकर बिजली के निजीकरण, स्मार्ट मीटर और पेयजल मूल्य में हर साल वृद्धि के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली वितरण की पुरानी व्यवस्था जारी रखने की सरकार से मांग की है और बिजली के निजीकरण के दुष्परिणाम जनता को समझाए। उपभोक्ता एकता जिंदाबाद। आज जो है हम लोग इस जन जागरण में उतरे हैं कि जो सरकार हम पे पानी की बढ़ोतरी हर साल 10% लगाती है और जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो भाई जब हमारे डिजिटल मीटर बहुत अच्छी दशा में काम कर रहे हैं तो हम स्मार्ट मीटर क्यों लगाएं? तो उसके और जो ये पानी की निरंतर बढ़ोतरी हर साल होती है, इसके विरोध में हम लोग उतरे हैं और हम आज राज्य स्थापना दिवस पे ये सरकार को ये शो करना चाहते हैं कि भाई जो महंगाई है इसको कम होना चाहिए। केवल आप रजत जयंती मनाने में करोड़ों खर्चा करते हैं और कंज्यूमर को लूट के करते हैं। आप पानी में आप कंज्यूमर को लूट रहे हैं, बिजली में कंज्यूमर को लूट रहे हैं। हमारे सब साथी यहाँ पर जो उत्तराखंड में बिजली के मीटर, पानी के मीटर लग रहे हैं, इसमें सारे उत्तराखंड में हल्ला हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग मूर्ख हो सकते हैं लेकिन सारे उत्तराखंड के नहीं हो सकते। इनको जो जनता की डिमांड है, कोटद्वार में हो, देहरादून में हो, मसूरी में हो, नैनीताल में हो, हल्द्वानी में हो, सब जगह विरोध हो रहा है। फिर भी सरकार इसको जबरदस्ती कर रही है कि मीटर लगाओ। स्मार्ट मीटर के बारे में मैं बता दूं, अभी तक हमारे पास जो पुरानी मीटर वाली जो व्यवस्था है वो भली प्रकार चल रही है, लेकिन सरकार इन मीटरों को हटा करके न जाने क्यों हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर थोपना चाहती है। बिजली विभाग वालों को पता नहीं है कि स्मार्ट मीटर की लागत मूल्य क्या है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए बम विस्फोट को लेकर भैरव सेना संगठन के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है। गदरपुर में सभी कार्यकर्ता हजारीलाल पेट्रोल पंप पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने विस्फोट और आतंकवाद के विरोध में नारे लगाते हुए मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया। भैरव सेना के केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर R.K. महाजन ने बम विस्फोट में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्र सरकार से बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री और हथियारों का जखीरा बड़ी मात्रा में बरामद होने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हो गई, ये सुरक्षा में बड़ी चूक की संभावना है। देखिए, जो घटना कल जो दिल्ली में हुई है और बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हुई है। देखिए, लाल किले के सामने जो सड़क जाती है वहाँ पर जो एक
रेड लाइट थी, वहाँ पर से एक कार जा रही थी और आप जानते हैं कि वो रेड लाइट वाला एरिया है, उसके आसपास के मंदिर भी हैं, मेट्रो स्टेशन भी है, तो बहुत ही व्यस्ततम क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पर जो कार जाती है उसमें विस्फोट होता है और उस विस्फोट में अब तक की जो जानकारी मिली संभवतः 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे निर्दोष लोग किसी अन्य काम से जा रहे होंगे, कोई अपने काम से जा रहा होगा, तो ऐसे इतनी हृदय विदारक घटना हुई, वो भी दिल्ली में, राजधानी जिसकी सुरक्षा मुझे लगता है कि पूरे देश में सबसे बड़ी सुरक्षा दिल्ली में ही होती है, क्योंकि दिल्ली वीआईपी का इलाका है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ज्योति मठ का मंगलवार को स्थापना दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इस दौरान बच्चे कई परिधानों में नजर आए, वहीं एक के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा बांध दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि देश के तमाम राज्यों के साथ ही उत्तराखंड में भी वोट चोरी हुई है, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी कई आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आए और एक कहा जा रहा था कि एक बड़ी सौगात देंगे, सैन्य धाम का भी जो है शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, किस रूप में आप देखते हैं इन सभी चीज़ों को, घटनाओं को? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सैनिकों को पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। देखिए, कांग्रेस का तो सामान्य व्यवहार रहा है हमेशा से, और सेना को बढ़ाना, सेना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले का, वो सारा कांग्रेस की सरकारों में हुआ है, तो तुलना नहीं की जा सकती। दूसरा, सैन्य धाम का उद्घाटन नहीं होना ये एक अच्छा काम था, क्योंकि जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जांच चल रही है उसमें ये अच्छा हुआ। हम तो लगातार मांग कर रहे थे कि जो जनरल हनूत का जो समाधि स्थल था उसी को जो है सैन्य धाम में परिवर्तित किया जाए, पर बीजेपी की सरकार में खंड भंड किया गया। कौन थे जनरल हनूत? हर फौजी जानता है कि जनरल साहब कौन थे, हनूत साहब के नाम से प्रसिद्ध। उनकी रेजिमेंट हर साल एक कार्यक्रम करती थी, लेकिन उनकी जिस तरीके से समाधि स्थल को तोड़ा गया, उनके मेडल्स के संग छेड़छाड़ भी जो उनके भतीजे कर्नल साहब कह रहे हैं, वो बहुत दुख देने वाला है। अपने रजवाड़ा छोड़ के, राजस्थान की अपनी सैकड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ के देहरादून में उन्होंने एक छोटे से स्थान को चुना और वो यहाँ अपने गुरु के साथ रहते थे। तो उसको नहीं बना के यहाँ अनाप शनाप जामों में ज़मीनें खरीदी गई और बहुत सारी चीज़ें हुई जो अब जांच में आ रहा है। दूसरा, जो रजत जयंती कार्यक्रम था, हमें उम्मीद थी कि ये पार्टी विशेष का कार्यक्रम ना होके उत्तराखंड का होगा। किसी भी विपक्ष के साथी को नहीं बुलाया गया। हम उम्मीद कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दलों के अध्यक्षों को भी वहाँ आमंत्रित किया जाएगा। उससे ये लगता कि हम रजत जयंती मना रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। और भीड़ कम ना हो जाए इस ध्यान में सरकार ने स्कूल, इंस्टीट्यूट्स के बच्चे, बगल के यूपी के कई इलाकों से 200-200 बसें वहाँ लाई गई। एक खाली प्रदर्शन, भोंडा प्रदर्शन में कहूँगा, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी जो पहले ही घोषित हो चुकी हैं उन पर घोषणा दोबारा कराना, ये एक अच्छा मैसेज नहीं है और मुझे लगता है कोई इम्पैक्ट नहीं था। दूसरा, प्रधानमंत्री का अपने उद्बोधन में राज्य के मुख्यमंत्री का एक बार भी नाम नहीं लेना, ये भी कुछ संकेत करके गया है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा नहीं लगा। इंस्टीट्यूट्स ने जिस तरीके से लेटर जारी किए हैं, मेरे पर प्रूफ है कि इन्होंने थाने में एफआईआर कराई है। एक उस पुलिस अधिकारी का मैं बयान भी देख रहा था जो बस्तियों से बसें भरने की बात कर रहा है, हमारे पर रिकॉर्डिंग है। तो ऐसे लोग सत्ता में और प्रशासन में हैं, बंटाधारी होना है। अच्छा, वोट चोर गद्दी छोड़ आप लोग लगातार नारे भी दे रहे हैं और देखा भी जा रहा है कि लोग जुड़ भी रहे हैं इस नारे से। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? और क्योंकि आप भी लगातार कहते हैं कि उत्तराखंड में भी बड़े लेवल पर चोरियां हुई हैं वोटों की। देखिए, अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है, ऐसे 2-3 नामचीन लोग जो बीजेपी के बड़े वक्ता हैं, वो लोग बिहार भी वोट डाल के आए हैं और यहाँ भी उन्होंने वोट डाला है। एक हरिद्वार का केस आज सामने आया है, उसको जल्दी हमारे जिलाध्यक्ष उसमें प्रेस भी करेंगे। देहरादून में भी एक शख्स प्रदीप नाम का है जिसने यहाँ भी वोट दिया, वहाँ भी वोट दिया। बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी है, सारे बड़े अधिकारी मंत्रियों के साथ उसके फोटोग्राफ्स हैं। तो ये दिखाता है कि बीजेपी अगल बगल की जितनी स्टेट्स है वहाँ के अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ वोट डालने के लिए बुलाती है। एसआरआई का नारा दिया, बहुत सारे एक कम्युनिटी के वोट काटे गए, लेकिन ये जो प्रदीप था इसका वोट क्यों नहीं कटा? जो हरिद्वार का इनका पदाधिकारी है उसका वोट क्यों नहीं कटा? ये क्वेश्चन है। और राहुल गांधी ऐसे ही नहीं कर रहे इन सब बातों को। तो अब लोग समझने लगे हैं कि वोट किसी को देते हैं और जीतता कोई और क्यों है। यहीं जो
महानगर का चुनाव हुआ था, उसमें वीरेंद्र पोखरियाल के लिए जो लोगों की भावना थी वो देखने लायक थी, सब समझ रहे थे, लेकिन रिजल्ट क्या आया ये भी सबने देखा है। तो इन चीज़ों से लोगों में आक्रोश है और अब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसका हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं। अंतिम सवाल मेरा ये है कि सर, विधानसभा का सत्र स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, मुद्दों को छोड़कर पहाड़ प्लेन वाद पर आ जाते हैं विधायक। मेरे लिए और आप जैसे लोगों के लिए बहुत दुखद था इसको देखना। हम उम्मीद कर रहे थे कि रजत जयंती का है, चलो प्रश्नकाल नहीं है, एक अलग किस्म का सेशन बुलाया है और लोगों को बोलने का मौका। मुझे लग रहा था लोग आपदा पे बात करेंगे, जैसे सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है उत्तराखंड को। पहले 6 महीने 5 महीने में ना 6 साल 5 साल में एक बादल फटता था, अब एक ही साल में 10-10 15-15 जगह से आ रही है। आप देख लीजिए, नौगांव, थराली, भराली, बड़कोट, इधर फिर कपकोट, भरा, इधर ऊपर की साइड की एरिया में बहुत सारे बादल फटे। सरकार का क्या प्रबंधन था? मेरे को लगा इस पर चर्चा होगी कि हमको आगे कैसे चलना है, कैसे लोगों की जान बचाएंगे, क्या हमारी रूपरेखा होगी, आपदा प्रबंधन विभाग को और कैसे चुस्त दुरुस्त करें, कैसे जो हमारे यहाँ की संस्थाएं हैं जब वो हम लोगों को कोई संकेत देती है उनको कैसे हमको समझना चाहिए। पहले कहा था इतनी लेक्स बन गई हैं और टूटेंगी तो नुकसान होगा, पर उस ओर ध्यान किसी ने नहीं दिया। और मुझे लगता था अंकिता भंडारी से लेके तमाम संतरेश और ये जो घटनाएँ घट रही हैं महिला अपराध की, NCRB की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। एक तो रिपोर्ट ये कि हम 9 हिमालय राज्य में पहले स्थान में महिला अपराध पे। दूसरी रिपोर्ट आई है कि 3 बच्चे प्रत्येक दिन गायब हो रहे हैं। तो मुझे लगता था कि हमारे जो वहाँ संबोधन है उसमें ये विषय भी आएगा, हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। देहरादून देश की 10 सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल हो गया। ये उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए एक चैलेंज भी है और एक दुख भरी खबर भी है कि देवभूमि का जो कैपिटल है वो देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, कैसे इसकी रोकथाम होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। गन्ना किसान से लेकर सेब किसान तक सब आंदोलन है। हम किसानों के लिए हमको अपने स्टेट पे हमको क्या करना चाहिए उस पर कोई बात नहीं आई। हमारे यहाँ से कंपनीज लगातार छोड़ के जा रही है, उसके लिए हमको क्या करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में उन उद्योगों को लगाएं जिसका कच्चा माल वहीं मिलता है और उससे हम राज्य की आमदनी को बढ़ाएं, उस पर चर्चा हो। राज्य को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर कैसा खड़ेंगे इस पर चर्चा होगी। रजत जयंती थी, बड़ा मामला था, एक दिन के लिए सत्र बढ़ाया भी गया। मुझे उम्मीद थी इन गंभीर विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा हुई गढ़वाल कुमाऊं, चर्चा हुई पहाड़ बनाम मैदान, और 25 साल में हम उत्तराखंडी नहीं बन पाए, इस बात का मुझे दुख है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। करण महाराज जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए डीएम चंपावत महेश कुमार के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने सभी राजकीय स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता और सुरक्षा का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार सिंह और राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता मौजूद रही। मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य ये है कि परीक्षाओं को सिर्फ राजकीय विद्यालयों में संपन्न किया जाए ताकि प्राइवेट विद्यालयों में निर्भरता समाप्त हो। उन्होंने कहा कि चंपावत के राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया जा चुका है, जल्द रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को भेजा है कि एक कमेटी बना करके आप ये देख लें कि क्या हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को केवल राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में संपन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें SDM हो गए, CO हो गए चंपावत और मुख्य शिक्षा अधिकारी। तो हम लोग जो है विभिन्न राजकीय विद्यालयों का देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि वहाँ पर कितनी क्षमता है, कितने बच्चों की परीक्षा हम संपन्न करवा सकते हैं। तो अभी परसों हमने चंपावत के 2-3 विद्यालय देखे, आज लोहाघाट क्षेत्र के विद्यालयों को देख रहे हैं। तो इसके बाद हम रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को देंगे। जिलाधिकारी महोदय फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये रिपोर्ट। डोईवाला के ग्राम सभा बड़कोट के दुजियावाला क्षेत्र में स्वजल योजना के तहत बना गोबर गैस प्लांट अब कई दिनों से बंद पड़ा है और लोगों को गैस प्लांट की ओर से गैस नहीं मिल पा रही। स्थानीय लोगों का मानना है कि उचित रखरखाव न होने की वजह से समय से टैंक में गोबर नहीं डाला जाता, जिससे गैस निर्माण नहीं हो पाती, जिसको लेकर गैस प्लांट की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अभी जो हमारे पास सूचना आई थी, मैम ने हमसे संपर्क किया था, जो उनको देख रही हैं सुजल वाली मैडम। तो हमारे द्वारा उस पर 2-3 बार गोबर भी डलवाया गया, लेकिन अब
हमारी अब नई समिति बनेगी, नई समिति का गठन होगा, उस पर तब पूरा कार्य किया जाएगा, तब लोगों को प्रॉपर गैस मिल जाएगी। 24-25 में पूरे प्रधान जी के नेतृत्व में बना था। ये कभी जलता है कभी नहीं जलता, वो गोबर जैसे हिसाब से डालेंगे उस हिसाब से गैस बनाता है तब जलता है। अभी कितने टाइम से नहीं जला होगा? मतलब 2-4 दिन बनाया उसमें खाना, और आज नहीं बनाया, आज जला ही नहीं। फायदा तो नहीं हुआ, मतलब फिलहाल तो मैं जितने दिनों से आ रही है ना यहाँ पे गोबर गैस मतलब चलता नहीं है, बहुत कम चलता है। जो ये कलेक्शन लगा है ना गोबर गैस का, यहाँ पे मतलब बहुत कम फायदा हुआ है। मैंने कहा हम इसका 500 रुपये किराए भरते, मतलब 500 रुपये देते पापा जी और बताते ना। उसके बाद तो मैं जितने दिन यहाँ रही मतलब उतने दिन तक यहाँ गोबर गैस चला ही नहीं है। थोड़ा सा चलता है, उसके बाद अपना आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अच्छा जलता था, अच्छा खाना अच्छा बना उसमें। अब बाकी काफ़ी टाइम से बरसात के बाद से दिक्कत है, जल ही नहीं रहा है। क्या वजह मानते हैं सही रखा? वजह वहाँ पे गोबर नहीं डल रही, व्यवस्था ही नहीं हो रही, कुछ कोई वहाँ पे रेगुलर वो होना चाहिए ना, खोलने का बंद करने का कुछ सिस्टम ही नहीं है। इस गोबर गैस को साल भर हो गया है, 1 साल तो ही गया, पर लेकिन ये बहुत कम चलता है। अभी जब कनेक्शन वो ये हुआ था, अभी चुनाव के बाद अब चलाइए, मतलब हो गए 4-2। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।